नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज जिन खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप गाड़ी की जगह नाव लेने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी तो आपको पता ही है, कोशिश करनी पड़ेगी आगे कुछ दिनों में कि हम गाड़ी ऐसी बननी शुरू हो जाए जो पानी में भी तैर के चली जाए, क्योंकि डूबी हुई गाड़ियां कहीं अचल या बिहार या दूर दराज के इलाकों की मत सोचिए। स्मार्ट सिटी नोएडा की हालत यह है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे एक दशक पुराने गीतिका सुसाइड केस के आरोपी गोपाल कांडा जो आज हो गए, और कैसे जहां मैं और आप टमाटर को लेकर बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि टमाटर की जो कीमत है वो बहुत बढ़ गई है, वहीं कुछ किसान टमाटर बेच के कैसे करोड़पति हो गए हैं, उनके लिए तो अच्छी खबर है। तो उस पर बड़ी जरा थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से यमुना नदी का जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद यमुना नदी की सहायक नदी जो हिंडन है उसका जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है कि नोएडा के रिहायशी इलाकों की कॉलोनियों में पानी भरना अब शुरू हो गया है। नोएडा के इकोटेक इलाके की ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर ये जो तस्वीरें जो सामने आई हैं, यहां पे जो आप गाड़ियां देखेंगे, सैकड़ों गाड़ियां जो हैं ये आपको डूबी हुई नजर इस वक्त आ रही होंगी। ये इकोटेक इलाका जो है वहां की ये तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी ये लोगों की गाड़ियां आपको डूबी हुई दिखाई पड़ रही। इस इलाके में बाढ़ की वजह से कई लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। अब सोचिए, बेचारे जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी होंगी उनका तो इस बाढ़ ने पूरा कर दिया जबरदस्त नुकसान। और ये स्मार्ट सिटी नोएडा की हम बात कर रहे हैं। पानी का जलस्तर तो बेहद सी बात है कि बाढ़ आएगी तो बड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन जो खास तौर से नदियों के पास बसे हुए हैं, अब उनकी प्लानिंग में बिल्कुल नए तरीके से करने की आवश्यकता है। वो ये तस्वीरें जरा आपको दर्शा के दिखा रही हैं। छत दिखाई पड़ रही है इन गाड़ियों की, और बाकी सब कुछ डूबा हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गीतिका सुसाइड केस की। अब से करीब एक दशक पहले ये जो एक एयर होस्टेस होती थी उस जमाने में, एक गोपाल कांडा हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता होते थे, मंत्री भी थे। उनकी एक एयरलाइंस थी, MDLR एयरलाइंस। उसमें गीतिका नाम की एक महिला काम करती जिसने सुसाइड किया, और उसके बाद मुख्य आरोपी गोपाल कांडा और एक और उनके सहयोगी अरुणा नाम की सहयोगी इसमें मुख्य आरोपी थे। आज 10 साल के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला इस मामले में सुनाया। कोर्ट ने गीतिका सुसाइड केस में मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। गीतिका आत्महत्या केस में गोपाल कांडा को बरी करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि सरकारी पक्ष जो है, वो सबूतों को ठीक से नहीं रख पाया, पूरे केस को ठीक से अपने बियॉन्ड डाउट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया उसे, और इसी का फायदा उठाते हुए गोपाल कांडा और उनकी जो सहयोगी थी अरुणा चड्ढा, उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। 5 अगस्त 2012 को गीतिका आत्महत्या जो थी, ये केस सामने आया, सनसनीखेज केस था। इसमें सिरसा से विधायक गोपाल कांडा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। गोपाल कांडा ने इस पर क्या कहा, पहले जरा आपको सुनवा देते हैं। सब मेरे खिलाफ एक भी कोई एविडेंस, कोई कुछ नहीं था। ये सिर्फ बनाया गया था, और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था ये कोर्ट ने आज ये सब कुछ आपके सामने, आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे आपके सामने। तो कोर्ट ने क्या क्या प्रमुख बातें कही गोपाल कांडा को छोड़ते हुए, वो जरा आपको बताता हूं। सुसाइड नोट में नाम होना आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता, ऐसा कोर्ट का मानना है। सुसाइड नोट से साबित नहीं होता कि कांडा गीतिका के साथ उन्होंने धोखा किया या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया। आत्महत्या से 7-8 महीने पहले तक गीतिका और कांडा की फोन पर बातचीत नहीं हुई थी। गीतिका की मौत से पहले उसकी मां के साथ झगड़ा हुआ था। आत्महत्या के इस कारण को नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई, ये एक बड़ी प्रमुख बात कोर्ट ने कही।
अब गोपाल कांडा गीतिका सुसाइड केस जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ले चलता हूं, बता देता हूं कि हुआ क्या क्या था घटनाक्रम। गोपाल कांडा ने 2008 में MDLR एयरलाइंस से एक प्राइवेट एयरलाइंस की शुरुआत की थी। गीतिका एयरलाइंस में ट्रेनी बनी। एयरलाइंस 2009 में बंद हो गई, 1 साल में ही एयरलाइंस बंद हो गई। गोपाल कांडा की कंपनी में गीतिका ट्रेनी से सीधे डायरेक्टर के पद तक पहुंच जाती हैं। 3 साल के बाद गीतिका वहां से नौकरी छोड़ देती हैं। गीतिका दुबई में नौकरी करने लगती हैं। गोपाल कांडा पर गीतिका को वापस बुलाने का आरोप है, दबाव डालने का आरोप है, डराने धमकाने का आरोप था। पुलिस ने एक सुसाइड नोट, उसके बाद 5 अगस्त 2012 को गीतिका अपने घर पर जो दिल्ली में है वहां आत्महत्या कर लेती हैं। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट में गोपाल कांडा, अरुणा चड्ढा का नाम लिखा हुआ है। 18 अगस्त 2012 को गोपाल कांडा आत्मसमर्पण करते हैं कोर्ट के सामने और फिर 18 महीने गोपाल कांडा जेल में रहते हैं और उसके बाद 10 साल के बाद अब उनको बरी कर दिया गया है सबूतों के अभाव में। अब से कुछ देर पहले गीतिका के भाई अंकित शर्मा से हमने बात की। आपको ये भी बता दूं कि गीतिका की आत्महत्या के बाद 6 महीने बाद उनकी माता ने भी इस गम में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद 10 साल से केस दर्ज चल रहा है। तो आज उस परिवार का क्या कहना है जरा आपको सुनवाते हैं। अब इस वक्त मेरे साथ अंकित जुड़ रहे हैं जो गीतिका के भाई हैं। अंकित, सबसे पहले आपका परिवार बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा। पहले आपकी बहन और उसके बाद आपकी माताजी का भी देहांत हुआ। आज जब ये केस का फैसला आया है तो सबसे पहले मैं इस पर आप गोपाल कांडा को छोड़ दिया गया है, जिन लोगों के ऊपर आरोप थे उन सबको बरी कर दिया गया है। आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहता हूँ। जी, हम बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं कि इतने सॉलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ होने के बाद भी इन्हें ऐसे ही बरी कर दिया गया। सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। FSL रिपोर्ट्स हैं, ईमेल हैं थ्रेड्स की, डायरेक्ट मैसेजेस हैं थ्रेड्स के, उन सबको कंसिडर ही नहीं किया गया। और जो इसमें मेन अक्यूज्ड हैं उनके फोन से जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं असॉल्ट के, थ्रेट्स के, वो सब नल एंड वॉइड किए गए हैं। इस केस को बहुत टेक्निकली स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रॉय किया गया। जितने भी एविडेंसेस थे, जितने भी इसमें प्रूफ्स थे, 1800 पेज की चार्जशीट है, उसमें एक प्रूफ वैलिड नहीं था हैरेसमेंट के लिए। आज जब गोपाल कांडा बरी हुए तो वो कह रहे थे ये सब कॉन्स्पिरेसी थी उनके खिलाफ। कॉन्स्पिरेसी थी ये? क्या उनके पास इस बात का जवाब? कॉन्स्पिरेसी थी। जो लोग मर गए हैं, जो डाइंग डिक्लेरेशन में इन दोनों का नाम दिया गया है, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन भी गलत है? जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स पुलिस ने इतने सालों से इकट्ठे करके कोर्ट के आगे रखे हैं, क्या वो सब गलत हैं? कौन सी कॉन्स्पिरेसी है ये? एक फैमिली उन्होंने तबाह कर दी है, एक लड़की की लाइफ खराब कर दी है, जिंदगी चली गई है उसकी, और डाइंग डिक्लेरेशन में सिर्फ इन दोनों का नाम ही क्यों था? अरुणा चड्ढा और गोपाल कांडा का पूरी इतनी बड़ी दुनिया में से इन दोनों का नाम ही क्यों था? कुछ तो रीजन था और वो रीजन सब चार्जशीट में है। उनको सिर्फ नेग्लेक्ट किया गया है। एक एक प्रूफ को टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्वॉश किया गया है। ये जो 10 साल का टाइम पीरियड लिया है, 11 साल हो गए इस केस को। हर डेट पे हम जाते हैं, हर हियरिंग को हम फॉलो अप करते हैं। बहुत सिस्टमैटिकली इस केस को डिस्ट्रॉय किया गया है ताकि इन जैसे लोगों को बरी कर दिया जाए बिना कुछ जस्टिफिकेशन दिए। नहीं अंकित, आपको क्या लगता है कि क्या प्रोसिक्यूशन जो है, जो केस आपकी तरफ से लड़ रहे थे या सरकारी वकील जो हैं वो पूरा मामला ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए? जो सबूत थे उनको प्रस्तुत नहीं कर पाए, या सबूत साक्ष्य जो थे, क्योंकि कहा जा रहा है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे जिनको पूरे तरीके से प्रूव नहीं किया गया? प्रोसिक्यूशन ने सारे एविडेंसेस रखे हैं सर। सारी FSL रिपोर्ट सामने है, सारे मैसेजेस सामने हैं, ईमेल्स तक सामने हैं। मैं आपको एक छोटा सा इसमें से बताता हूं कि उन्होंने जिसके फोन से मैसेजेस किए गए थे थ्रेट के, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये फोन वो नहीं यूज कर रहे थे, वो किसी एम्प्लॉय का था। तो उस एम्प्लॉय पे क्यों नहीं इंक्वायरी हुई? उस एम्प्लॉय को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्या इसके डायरेक्शंस कोर्ट ने दिए हैं कि वो फोन ही हमारा नहीं था? अगर ठीक है, अगर उसने मैसेजेस करे तो इन्होंने अपने फोन, लैपटॉप, ऑफिस के लैपटॉप क्यों डिस्ट्रॉय करे? फॉर्जरी का केस भी ड्रॉप क्यों किया गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस भी ड्रॉप कर दिया गया। ये तो पुलिस ने पूरे विद डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इस केस में एक विटनेस था चंद्रस्वरूप सिंह, उसको इन लोगों ने भगाया है। वो प्राइम विटनेस था, वो प्रोसिक्यूशन का विटनेस था। उसके भगाने की CCTV कैमरा फुटेजेस तक हैं। उसके ऊपर कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने पूरा केस सामने रखा है और एक एक चीज विद डॉक्यूमेंट प्रूफ है कोर्ट के पास।
तो पिछले कई दिनों से टमाटर के जो दाम हैं जिस आसमान पर चले गए थे, उन्होंने लोगों के लिए जो उनका बजट था उसको रेड लाइन के ऊपर खड़ा कर दिया था। लेकिन हमारे लिए जरूर मुश्किल हुई होगी, कुछ लोगों को इससे फायदा भी हुआ है और खास तौर से कुछ किसानों को। ऐसे ही किसान की आपको जरा ये खबर बताते हैं। इस साल टमाटर की कम सप्लाई की वजह से दाम 7वें आसमान पर चढ़ गए। एक किसान है जो कि तेलंगाना से आते हैं, मेदक के महिपाल साहब। इन्होंने टमाटर बेचकर 1.8 करोड़ यानी कि करीब 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। अच्छी बात है, कम से कम किसी चीज से तो किसानों को ठीक दाम मिल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जो है तेलंगाना के, उन्होंने भी महिपाल से मुलाकात की और उनको बधाई दी। हमारी सहयोगी उमा ने भी महिपाल से बात करके ये समझने की कोशिश की कि इस बार कैसे उनके बारे न्यारे हो गए। ये टमाटर का खेत है और आप देख सकते हैं उसमें हरी सी सब्जी है जो आप तक पहुंचते पहुंचते खूबसूरत सी लाल हो जाएगी। हमारे साथ महिपाल रेड्डी जी हैं जो किसान हैं। टमाटर इन्होंने लगाए 8 एकड़ में और 1 महीने में ही उनको अब 1.5 करोड़ से ज्यादा, और वो समझ रहे हैं कि 2 करोड़ तक भी इस बारी टोमेटो का सेल हो सकता है। हाँ मैडम, हम ये टमाटर हार्वेस्टिंग अप्रैल 15 से करा। अप्रैल 15 से जून 15 तक हार्वेस्टिंग चालू हुआ। अभी तक रोजाना 200 बॉक्सेस पिकिंग कर रहे। अभी तक 7000 बॉक्सेस पिकिंग करा। और भी है, बारिश बहुत हो रहा है। बारिश 10 दिन से बहुत बारिश हुआ। अभी तक भी जाड़ा अच्छा है, मगर कैसा देखेंगे। अभी तक 1 करोड़ तक ऊपर ही है आने वाला। और बहुत हमारा को ये रेट तो बहुत अच्छा आ गया, बहुत खुशी हो रहा है। हमारा मुख्यमंत्री भी हमारा सम्मान करा, बहुत संतोष है। और घर में आपकी बीवी क्या कहती है? बीबी भी बहुत खुश है। उसको भी लेके आके मुख्यमंत्री से सम्मान भी करा। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत मुश्किल लगी होगी पिछले कुछ हफ्तों में टमाटर खरीदना, लेकिन किसान इस बारी खुश हैं कि उनको रेट मिल रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि जो क्रेट है उसका दाम इतना गिर जाता है कि कभी कभी टमाटर को फेंकना भी पड़ता है, यानी कि रिस्क बहुत रहता है। रिस्क रहता, कभी खेत में ही छोड़ता, कभी रेट नहीं है तो 100 रुपए बॉक्स गए तो पिकिंग नहीं करता, वही खेत करके गोट लोगों खाने के लिए छोड़ देता। ऐसा भी है। इस बारी का रेट इतना बड़ा क्यों, आपको क्यों लगा? बड़ा तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करा। 500 रुपीज क्रेट आए तो हमारा को 1 एकड़ में 2 लाख तक बचता बोल के सोचा। मगर इधर से तेलंगाना को किधर स्टेट को 10-15 स्टेट को पूरा मदनापल्ली कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका उसमें से ज्यादा सप्लाई करता मई जून जुलाई को। तेलंगाना में कहीं को नहीं होता बोल के हम सोच के उधर जाके किसान लोगों को पता करे तो उन्होंने बोला तुम्हारा टेम्परेचर ज़्यादा रहता, वो टेम्परेचर डाउन करना बोले तो तुम शेड नेट डालना। शेड नेट डाले तो तुम्हारे को आता बोले तो बेंगलुरु से पूरा खरीदा करके शेड नेट भी उधर से ला के पहले 8 एकड़ लगा के शेड नेट डाला, बहुत सक्सेस हुआ। ऐसा दूसरा किसानों को भी हम क्या बोल रहे हैं, हम अप्रैल मई में मार्च में शेड नेट डाल के पूरा तेलंगाना को पूरा किसान को बोल रहे अच्छा रेट आता। थोड़ा इतना रेट नहीं है तो भी 500 मिले तो भी अच्छा मिलता बोल के। ओके, तो टेक्नोलॉजी का भी इसमें एक हाथ था इनके सक्सेस में, और इनका कहना है कि दूसरे किसानों ने इनको सिखाया कि क्या करना चाहिए ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। मेदक से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।